दोस्तों एक काफ़ी फेमस जो है अखबार है आपका द हिंदू करके। अब मैं समझता हूँ हर कोई इसके बारे में जानता होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण आर्टिकल उन्होंने इस पे कवर किया हुआ है जो कि मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ईपीएस 95 पेंशनर्स बॉडी अर्ग सेंटर टू फॉलो एनपीएस फॉर कैलकुलेटिंग पेंशन वेल्थ। यानी पेंशन का जो राशि है उसको एनपीएस की तरह कैलकुलेट करने के लिए ईपीएस 95 पेंशनर्स जो हैं बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप एनपीएस के तर्ज पे जो है ईपीएस 95 को भी उसी तर्ज पे आप इसका कैलकुलेट करिए, जिससे कि जो है एनपीएस के तर्ज पे ईपीएस के भी लाभ मिल सके। अब बेंगलुरु बेस्ड बॉडी पेंशनर्स अंडर द एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 ऑफ द एम्प्लॉयज परमानेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ हैज़ रिन्यूड इट्स कॉल फॉर कैलकुलेटिंग the value pension wealth under the scheme EPS 95 scheme on the lines of national pension schemes NPS and fixing 8% rate of interest to the pension scheme. In a response to an article on EPFO pensioners FAQ pages, The Hindu on Sunday, the ITI Retired Officer Association stand that even though the EPS was similar to the NPS in terms being a contributory scheme, the pension amount was being calculated based on fixed pensionable salary. आप इसको समझें कि इसमें कहा जा रहा है। मैं हिंदी भाषी लोगों के लिए इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि इसमें कहा जा रहा है साफ साफ कि आप जो है इसका फिक्स्ड जो पेंशनेबल सैलरी के हिसाब से आप कैलकुलेट कर रहे हो ईपीएस को, इसको हटा दो एनपीएस के तर्ज पे, क्योंकि एनपीएस में भी आप कंट्रीब्यूट करते हो उसी प्रकार आप ईपीएस में भी कंट्रीब्यूट करते हो। बट प्रॉब्लम यहाँ पर एक ये है कि जो आप इसका पेंशन कैलकुलेट कर रहे हो वो फिक्स पेंशनेबल सैलरी के हिसाब से कर रहे हो एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एक्यूमुलेटेड पेंशन फंड दैट वाज बीइंग फॉलोड इन द रिस्पेक्ट ऑफ द एनपीएस। यानी जो एनपीएस में फॉलो करते हैं पैटर्न, यानी आप एक्यूमुलेटेड जो पेंशन फंड के कैलकुलेट करते हो उस हिसाब से आप नहीं कर रहे हो, आप इसमें फिक्स पेंशनेबल सैलरी कर रहे हो, जो कि गलत है। यहाँ पर साफ साफ उनका कहना है कि आप सिंपल सा एक ईपीएस का जो फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का उसको चेंज कर दीजिए और आप इसको एनपीएस के तर्ज पे ला दीजिए, जिससे कि ईपीएस 95 पेंशनर जो होल्डर हैं उनको भी सहूलियत मिल सके। पेंशन अमाउंट क्या हो रहा है, गिविंग illustration, the body pointed out that as per the present EPS 95 scheme, the maximum pension a retired would under the normal circumstances get 35 years of service, 7,500 per month to or 90,000 per month. This worked out 3.06% return on the members' returns on the members' pension fund. Similarly, for 25 years, 25 and 30 years, the monthly pension amount would be rupees 5,000 and 6,400, 428 respectively. Advocating the determination of 8% rate ROR return to on accumulated pension, the pensioners' body argued to existing rate of return expressed as a percentage of pension payable was very much lower than of banks. If 8% ROR was taken, the monthly pension would have been 8,329 rupees and 12,907, 19,633, 25 एंड 35 ईयर्स। तो अगर कोई व्यक्ति है 25 साल 30 साल सर्विस करता है, अगर उसको हम एनपीएस के तर्ज पे कैलकुलेट करते हैं तो जो उसका पेंशन बनता है वह आपका करीब 8,000 के करीब बनेगा, या फिर 12,000 भी बन सकता है। अगर वो काम करता है, मान लीजिए 25 साल किसी ने काम किया तो उसको जो पेंशन मिलेगा वो 8,000 के आसपास मिलेगा। 8,000 जैसे आप देख सकते हैं 329। अगर वही व्यक्ति 30 साल तक जॉब करता है और उसमें कंट्रीब्यूट करता है तो उसको कितना पेंशन मिलेगी, 12,907 रुपये। और उसके बाद अगर वही व्यक्ति जो है 35 साल तक काम करता है तो उसको 19,633 रुपये जो है एज ए पेंशन मिलेगी। और मैं समझता हूँ कि दोस्तों ये किया जाना चाहिए। इसमें एनपीएस के तर्ज पे ही अगर ईपीएस का कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि जो एक एम्प्लॉय के आप नज़रिए से देखें, एनपीएस का जो एक एम्प्लॉय है, सपोज़ कीजिए वो गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहा है, काम वो भी कर रहा है, और जो ईपीएस है वो एक प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है, काम वो भी कर रहा है। अब यहाँ पर समझिए कि इस चीज़ में दोनों ही व्यक्ति इस देश के नागरिक हैं, भारत देश के, और दोनों ही काम कर रहे हैं। बस फ़र्क इतना है कि वो सरकार के लिए काम कर रहा है और यह जो है प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है। पर इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कंट्रीब्यूट दोनों कर रहे हैं, यानी एनपीएस का जो स्कीम है उसमें भी कंट्रीब्यूशन किया जा रहा है
और जो आपका EPS 95 है उसमें भी कंट्रीब्यूट किया जा रहा है। यानी तो भले ही वो कहीं काम कर रहे हैं, वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, पर समस्या ये है कि जो EPS का है उसको फिक्स पेंशनेबल सैलरी कर दिया गया। अगर उसको हटा के हम इस तर्ज पे करते हैं तो अगर वो 25 साल काम करता है उसको 8,500 रुपये पेंशन मिलता है, तो निश्चित तौर पे ये एक बहुत बड़ी रकम, या उसको कह सकते हो कि बहुत बड़ा एक उसको राहत मिलने वाली बात रहेगी। भले ही NPS से थोड़े पैसे कम रहेंगे क्योंकि NPS में कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, तो और सरकार का भी उसमें कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, लेकिन ये भी रहेगा कि EPS उसके तर्ज पे नहीं रहेगा, उससे डाउन रहेगा, पर इतना रहेगा कि एक जो है नॉर्मल इंसान सस्टेन कर पाए, एक नॉर्मल इंसान अच्छे से अपनी ज़िंदगी को बिता सके। यहाँ पर आगे देखते हैं हम लोग, मेड सर्टेन सजेशंस इन द रिप्रेजेंटेशन सेंट टू द कपल ऑफ मंथ्स अगो टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नरेंद्र मोदी एंड फाइनेंस मिनिस्टर Nirmala Sitharaman and the Minister of Labour and Employment, Mankush Mandavia, and also wanted to facilitate the communication to be provided to the pensions wealth in the event of an exigency of the pensioners. तो यहाँ आपने देखा कितना अच्छा आर्टिकल इन्होंने लिखा हुआ है, मतलब सिंपल सा है, आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल बेसिक सा फार्मूला चेंज करना है, और इसमें बहुत ज़्यादा किसी को कोई बहुत बर्डन भी नहीं आने वाला है। सिस्टम सब कुछ वही है, मतलब ये सबसे इजी तरीका है जिससे कि किसी का भी जो EPS 95 पेंशन स्ट्रगल कर रहे हैं उनको आसानी से इससे एकदम उनका जो समस्या है उसको समाप्त किया जा सकता है, उनकी प्रॉब्लम जो है उसको सॉर्ट आउट की जा सकती है, और इससे उनका ज़िंदगी जो है खुशहाल ज़िंदगी जो वो जी सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये आर्टिकल काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करिएगा ताकि हर कोई इस स्कीम के बारे में समझ सके। इस तरह से छोटे चेंजेस ला के आप कितनी बड़ी चेंजेस कर सकते हैं, कितना बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं सिस्टम में, समाज में, लोगों के जीवन में, और स्पेशली EPS 95 पेंशनर्स के लिए। अगर आप उस तर्ज पे सोचे, मैं यहाँ पर जब उस तर्ज पे आपकी बात करता हूँ तो मेरा सीधा जो है इंडिकेशन होता है सरकार की तरफ होता है, सिस्टम से जो लोग जुड़े हुए हैं वो इसके ऊपर चर्चा करें, इसके ऊपर इसको आगे बढ़ाएं, और इसमें एक मानवीय जो है मूल्यों को समझते हुए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो बुज़ुर्ग हैं वो भी इस देश के नागरिक हैं जैसे कि हर एक व्यक्ति है। तो सबसे मूल बात यह है कि वह भी भारतीय है, तो भारतीय को होने के नाते उसे वह सुविधाएं, वह सहूलियत और वह जो है आराम मिलना चाहिए जो एक गवर्नमेंट सेक्टर का आदमी को मिल रहा है। उतना ना मिले लेकिन कुछ तो मिले जिससे कि कम से कम ज़िंदगी जो है उसकी अच्छे से कट सके। इतना भी कम ना हो कि उसको 1 महीने के दूध के लिए भी पेंशन इतनी कम रहे कि 1 महीने का दूध भी वो अफोर्ड ना कर पाए। तो इन दोनों को इस ऊंचाई और निचाई के बीच का रास्ता उन्हें चूज़ करना चाहिए। इतना खाई और एक तरफ आपका पहाड़ है तो उस तरह से ना रहे, तो बीच का रास्ता लेते हुए इनके ऊपर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इस आर्टिकल में इतना ही दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। नई जानकारी के साथ हाजिर होंगे। अपने दोस्त को याद दीजिए, अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।